दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने अपने चारों खाने एकदम टाइट कर दिए हैं। चारों कोनों पर उसने अपने अपने मोहरे बैठाने अभी से शुरू कर दिए हैं और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को मरोड़ मची हुई है। आज के इस वीडियो में बहन कुमारी मायावती जी की उस रणनीति के बारे में एक एक करके समझेंगे जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी बहुत बुरा फंसने की स्थिति में आ चुकी है। कम से कम 27 के चुनाव कैसे लड़े जाएंगे, परिणाम क्या होंगे, ये सियासत में कहना वो भी 2 साल पहले ये बड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन 27 के चुनाव की जो पहली चाल है बहन कुमारी मायावती जी की, उससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों बिलबिला चुकी हैं। और खास तौर पर दलितों और मुसलमानों को लेकर के जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने रणनीति बनाई है और खास तौर पर ओबीसी समाज में भी अपनी पैठ बनाने को लेकर के, यानी कि अखिलेश यादव की टेरिटरी में घुसकर उनको चित करने का जो उनका फैसला है, उनकी जो रणनीति है, उससे समाजवादी पार्टी बिलबिलाई हुई है। आज के इस वीडियो में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की सरकारों का, दोनों की पार्टियों का वो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जिससे समाजवादी पार्टी के पीडीए की पोल खुल जाएगी। बहन कुमारी मायावती जी की अब तक की 4 बार की सरकारों का भी पूरा एनालिसिस करेंगे, कैंडिडेट से लेकर के विधायकों तक, विधायकों से लेकर के मंत्रिमंडल तक, और साथ में एनालिसिस 2007 और 12 का भी करेंगे कि जिन मुसलमानों को लेकर के, जिन दलितों को लेकर के इस समय समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा टारगेट कर रही है, जो समाजवादी पार्टी अंबेडकर वाहिनी तक बना चुकी है, उस पर काम कर रही है, क्या उसने वाकई में दलितों को वो प्रतिनिधित्व दिया है आज तक कभी उसने अपनी सरकारों में? आज इसका पूरा लेखा जोखा तैयार करेंगे और साथ में बहन कुमारी मायावती जी की वो बड़ी रणनीति, बड़ी स्ट्रेटजी जो मुसलमानों को लेकर के है, उस पर भी बातचीत करेंगे। मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही दलों की रणनीति पर आज एक पूरा का पूरा कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे, पूरा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। आज शुरू करेंगे ईद से, ईद की मुबारकबाद से। बहन कुमारी मायावती जी ने ईद की मुबारकबाद दी। आप सभी को पता है कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं वो 31 मार्च है और भारत में ईद मनाई जा रही है। बहन कुमारी मायावती जी ने बीती रात एक ट्वीट किया। ट्वीट में वैसे देखेंगे, आम तरीके से देखेंगे तो आपको बहुत हल्का या यूं कहें कि बहुत सामान्य सा, जैसा बहन कुमारी मायावती जी की उनकी शैली है उस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन अगर आप उसके राजनीतिक कारकों की तरफ बढ़ेंगे तो ये ट्वीट आपको बहुत भारी भरकम और बहुत लंबी रणनीति का हिस्सा समझ में आएगा। पहले उस ट्वीट के बाद, फिर उसके बाद एक के बाद एक कैसे बहन कुमारी मायावती जी दलित मुस्लिम, दलित मुस्लिम, दलित मुस्लिम, ये कॉम्बिनेशन बना करके अपने ट्विटर हैंडल पर समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत बन रही हैं, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देखिए। मायावती जी ने ईद पर जो ट्वीट किया वो सुनिए। समस्त देशवासियों व खासकर भारतीय मुसलमानों एवं उनके परिवार वालों को पवित्र रमजान के 1 महीने के रोजे के बाद ईद उल फित्र त्योहार की दिली मुबारकबाद व सभी के लिए बेहतर जिंदगी की शुभकामनाएं, जिसकी गारंटी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान में निहित है। सभी लोग पूरे आपसी मेलजोल, भाईचारा, सौहार्द, संयम व संवेदनशीलता की परंपरा को बनाए रखने में जरूर योगदान दें ताकि देश में समता मूलक विकास संभव हो सके व सभी देशवासियों का जीवन यहाँ खुश व खुशहाल, अच्छे दिन वाला, अच्छे दिन को कोट एंड कोट के अच्छे दिन वाला हो सके और वे उसमें भागीदार बनकर उस पर्व पर गर्व कर सके। देखिए, बहन जी ने इस ट्वीट में सबसे बड़ी बात जो कही है वो ये कही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का जिक्र किया और उन्होंने ये उसमें बताया है कि
बेहतर जिंदगी की शुभकामनाएं। और ये जो बेहतर जिंदगी है, ये गारंटी, इसकी गारंटी जो है वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने आपको दी है। आपको बेसिकली एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आपको आपकी स्वतंत्रता के साथ आपके त्योहार, आपके पर्व मनाने की पूरी जो स्वतंत्रता है वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दी है बेसिकली। और नीचे की जो लाइन जिसमें अच्छे दिन का कोट अनकोट उन्होंने किया है, तो सीधे तौर पर अगर आप इसको होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के तहत देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जिस तरीके से मुसलमानों, उनके त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है राजनीतिक नफे नुकसान के लिए, उस पर बहन कुमारी मायावती जी ने एक अपने अंदाज में, अपने तरीके से मुसलमानों को साधने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसके तहत आपको आपके त्योहार, आपके पर्व मनाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई बंदिश किसी तरीके की नहीं लगा सकता है, यह बताने की कोशिश की है। तो ये तो थी मतलब ईद की बात। ईद के जरिए भी बहन कुमारी मायावती जी ने मुसलमानों को एक संदेश दिया है कि बसपा और बहुजन समाज पार्टी में ही मुसलमान सुरक्षित रह सकते हैं, और वो पार्टी बसपा है जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए गए रास्ते पर चल रही है, समतामूलक सिद्धांतों पर और मानवतावादी सिद्धांत पर। तो ये बहन कुमारी मायावती जी ने अपने इस ट्वीट में बताने की कोशिश की। इससे पहले देखिए, मैं पूरा ट्वीट का एनालिसिस कर रहा हूं। मैंने बहन कुमारी मायावती जी के दलित मुस्लिम वाली जो स्ट्रेटजी है, जो ओबीसी वाली स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी पर जनवरी से लेकर के और मार्च आखिरी तक, यानी कि 31 मार्च तक मैंने बहन कुमारी मायावती जी के लगभग 25 से 26 ट्वीट का पूरा एनालिसिस किया है। और वो जो एनालिसिस है ना, उसमें एक चीज, एक कॉमन ट्रेंड मुझे ये देखने में मिला कि बहन कुमारी मायावती जी दूर से दिखता है वो सपा पर हमला बोल रही हैं, वो कांग्रेस पर हमला बोल रही हैं, वो भाजपा पर हमला बोल रही हैं, लेकिन एक जो मुझे ट्रेंड समझ में आया खास तौर पर 2025 में, यानी कि जनवरी से लेकर के फरवरी और मार्च आखिरी तक 3 महीने का जो ट्रेंड मुझे जो बसपा का समझ में आया, वो ये आया कि दलित मुस्लिम को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी एकदम, उनका विजन क्लियर हो चुका है 2027 को लेकर के, और उसी रास्ते पर चल रही हैं। मैं कैसे ये बात मुझे समझ में आई, कुछ ट्वीट मैंने आपके लिए निकाले हैं, कुछ इंसिडेंट से जुड़े हुए, वो सुनिए। 30 मार्च को ईद पर ट्वीट किया, 27 मार्च, इससे पहले 28 मार्च को और उससे पहले 27 मार्च को 2 ट्वीट किए, एक 27 को और एक 28 को। और ये जो दोनों ट्वीट थे, ये समाजवादी पार्टी के नेता रामजीलाल सुमन द्वारा ऐतिहासिक किरदार राणा सांगा को पर दिए गए विवादित बयान पर थे, जिस पर बहन कुमारी मायावती जी ने दोनों ही ट्वीट में, 27 तारीख के ट्वीट में बहन जी ने यह सीधे तौर पर कहा था कि राणा सांगा पर दलित नेताओं को आगे करना, है सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है कि कैसे समाजवादी पार्टी दलितों के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही है और उनको मुसीबत में डाल रही है। 28 तारीख को फिर बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट किया और सपा का चाल चरित्र चेहरा इस तरीके से बताया, गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाती। यह 27-28 की बात थी। उससे एक दिन पीछे और आई है 26 मार्च को। 26 मार्च को, अच्छा यह ट्वीट देखिए, 27-28 का जो ट्वीट था यह पूरा का पूरा दलित समाज पर केंद्रित था, रामजीलाल सुमन वाला इंसिडेंट। इससे पहले 26 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एक अभियान चलाया, एक कार्यक्रम किया, सौगाते मोदी ईद पर मुसलमानों को ईद की किट देने का। उस पर बहन कुमारी मायावती जी ने हमला बोल दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो भेंट है, ये जो प्रेम संदेश और भेंट है, ये सीधा सीधा भाजपा का राजनीतिक स्वार्थ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी सरकार में मुसलमान सुरक्षित है ही नहीं, और आपसी प्रेम और आपसी भाईचारा को सबसे बड़ा धक्का पहुंचा है। और उन्होंने यह भी कहा कि बसपा की ही सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार में जब मुस्लिम और बहुजन समाज जान माल मजहब सब सुरक्षा को लेकर के दुखी व चिंतित, तो इसका लाभ क्या। उन्होंने दलित और मुसलमानों को यहां पर भी जोड़ दिया, सीधे तौर पर कह दिया कि इस सौगाते मोदी का कोई अर्थ नहीं है, दलित मुस्लिम सब पर अत्याचार हो रहा है और कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। यहां पर भी मुसलमान और दलितों को साधने की कोशिश की। इससे पहले आप आइए 24 मार्च को
रामभद्राचार्य और कांग्रेस को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने लपेट लिया दलितों को मुद्दे पर। 18 मार्च को भी बहन कुमारी मायावती जी ने औरंगजेब और नागपुर मसले पर मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश में अमन चैन को धक्का पहुंचा रही, ठेस पहुंचा रही है, उस पर घेरा। कहीं ना कहीं मुसलमानों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा उस ट्वीट में भी। फिर आइए पीछे आइए 16 मार्च को बहन कुमारी मायावती जी ने फिर से दलितों को लेकर के केंद्रित किया अपने को। आगरा में बाबा साहब की प्रतिमा पर जिस तरीके से लोगों ने नुकसान पहुंचाया, उस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। 11 मार्च को, इससे पहले यानी कि होली के जस्ट 2 दिन पहले 11 मार्च को संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने बयान दिया था कि होली जो है घर में मनाएं, जुम्मे तो 51 होते हैं, 52 होते हैं, घर पे मना लें, होली एक ही होती है। इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने इसका समर्थन किया था आज तक के एक कार्यक्रम में। श्वेता सिंह ने सवाल ये पूछा था, उस पर भी बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने के आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि बहन कुमारी मायावती जी लगातार हिंदू, मुस्लिम और दलित के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ की सरकार और समाजवादी पार्टी को समान तरीके से उनको टारगेट कर रही हैं। क्यों टारगेट कर रही हैं? थोड़ा सा नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि ये सभी को पता है, जो थोड़ा सा भी जिसको उत्तर प्रदेश का राजनीतिक ज्ञान है उसको पता है कि जिसने उत्तर प्रदेश में दलितों को और मुसलमानों को साध लिया वो सत्ता पर काबिज हो गया। अगर ये दोनों वर्ग कंसोलिडेट हो गए तो, अगर ये बिखरे नहीं तो, बिना बिखराव के अगर ये दोनों वर्ग किसी एक दल के पास आ जाते हैं तो वो सरकार, वो पार्टी जो है सत्ता में आ जाती है। ये बात बहन कुमारी मायावती जी को पता है। वो 4 बार मुख्यमंत्री रही, एक बार उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, अभी उन सबका जिक्र करूंगा। उत्तर प्रदेश में 2011 की जो जनगणना थी उसके हिसाब से मेरे ख्याल से 19% के आसपास मुसलमान था। अब जनगणना चूंकि उसके बाद से हुई नहीं, लेकिन अनुमान ये लगाया जाता है अलग अलग सोर्सेज में कि मुसलमानों की आबादी 20 से 22% है और दलितों की भी आबादी लगभग 22%, 23% के आसपास हो चुकी है, जो पहले 18%, 19% के आसपास हुआ करती थी 11 की जनगणना में। यानी कि अगर इन दोनों को मिला लें, 22% मुसलमान मान लें और 22% ही अगर दलितों को भी मान लें, तो लगभग 44% ये संख्या हो जाती है। ये तो एक मोटा मोटी उत्तर प्रदेश के दलित और मुसलमान आबादी का होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है, मोटी मोटी एक जानकारी। लेकिन अगर आप इसी को सीटों के हिसाब से देख लें तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 140 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं, 143 ऐसी सीटें हैं लगभग, जहां पर मुसलमान निर्णायक हैं। यानी कि मुसलमान मतदाता उन कंडीशन में होते हैं जो किसी की भी पार्टी, किसी की भी सरकार बना सकते हैं, किसी की भी गिरा सकते हैं, अगर ये मतदाता बटा नहीं तो। अब चूंकि कई तरीके के चुनाव में दांव चलते हैं, पार्टियां डमी उम्मीदवार खड़े कर देती हैं, मुसलमान 4 खड़े हो जाते हैं, 3 दलित खड़े हो जाते हैं, उसमें वोट बट जाता है। अगर ये वोट बटा नहीं, अगर ये पार्टियों के पास कंसोलिडेटेड आ जाता है तो सरकार बन जाती है, जैसा 2007 में बहन कुमारी मायावती जी ने किया, जैसा 2017 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने किया और जैसा 2012 के चुनाव में अखिलेश यादव ने किया। तो 143 सीटों पर मुसलमान वोटर निर्णायक हैं उत्तर प्रदेश में। विधानसभा सीटों की बात कर रहा हूं मैं जो भी बात कर रहा हूं 2027 के विधानसभा चुनाव के नजरिए से कर रहा हूं। 143 सीटें ऐसी हैं जो निर्णायक भूमिका में, जिन पर मुसलमान है, और जिसमें से 70 ऐसी सीटें हैं दोस्तों, 70 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 403 में से, जहां पर मुसलमान आबादी 20% से लेकर के 30% के बीच में है। 20 से 30% के इर्द गिर्द ये मुस्लिम आबादी है। और 73 ऐसी सीटें हैं, 73 सीटें, यानी कि 3 सीटें अब इसमें और आप जोड़ लो तो 30%, ये संख्या जो है 30% के आसपास हो जाती है।
तो ये तो मुसलमानों की बात, मतलब आप देखिए कि मुस्लिम कितना इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पर मुसलमानों की जब बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां मुसलमान ज़बरदस्त तरीके से आते हैं। अब सहारनपुर को देख लीजिए आप, रामपुर देख लीजिए, मुरादाबाद देख लीजिए, अमरोहा देख लीजिए, संभल देख लीजिए, बिजनौर देखिए, मेरठ देखिए। ये वो इलाके हैं, ये वो ज़िले हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। पूर्वांचल में आइए तो डुमरियागंज, आजमगढ़, ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत मजबूत मुस्लिम आबादी है। तो मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है। अब अगर दलितों की बात कर लें तो 403 में से 300 ऐसी सीटें हैं दोस्तों जहां पर 20% दलित हैं, 20% या उससे ज्यादा दलित आबादी है। मतलब 400 में से 300 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलितों की जो आबादी है, उसकी जो संख्या है वो 20% या उससे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के 20 जिले ऐसे हैं 76 में से जहां पर 25% से ज्यादा आबादी है। 25% से ज्यादा आबादी है दलितों की उत्तर प्रदेश में। जो 20 जिले हैं, सोनभद्र आप देख लीजिए 42% सोनभद्र में आबादी, सबसे ज्यादा दलित आबादी सोनभद्र में। 36% कौशाम्बी में, सीतापुर में 31%, तीसरा सबसे बड़ा जिला। बिजनौर और बाराबंकी देखें तो यहां पर भी 25-25, 26% दलित वोटर। इसके अलावा सहारनपुर है, बुलंदशहर, मेरठ, अंबेडकर नगर, जौनपुर, ये वो जिले हैं जहां पर दलित वोटर्स बहुत भारी संख्या में है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर दलित और मुस्लिम का जो बहन कुमारी मायावती जी अपना एक फॉर्मूला लेके चल रही हैं वो अगर सटीक साबित हो गया तो आप याद रखिए कि बहुत अच्छे नतीजे आने वाले हैं। और नतीजे आप देखिए कि बहन कुमारी मायावती जी लगातार, ये ऐसा नहीं है कि मुसलमानों पर अभी इसी बार बहुत ज्यादा वो फोकस है। आप बहन जी की 4 बार की सरकारों में दलितों का और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया और किस तरीके से काम हुआ। मैं 2007 का एक आप छोटा छोटा अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस आपको बता दे रहा हूं। 2007 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 206 विधायक जीते थे बसपा के। और बहन जी की सरकार में जो टोटल जो मंत्रिमंडल था बहन जी का वो 51 मंत्रियों का था, जिसमें मेरे ख्याल से 30 कैबिनेट मंत्री थे और 21 जो थे वो स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री थे। इसमें से जो टोटल 206 विधायक थे उसमें 87 विधायक जो थे वो दलित जीत करके आए थे और मुसलमान जो विधायक थे वो 19 जीत करके आए थे। और 19 विधायकों में से बहन जी ने लगभग मेरे ख्याल से 8 से 10 मंत्रियों को मंत्री बनाया था। 19 विधायकों में से मतलब आप देखिए कि 50% से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया मुसलमानों को जो मतलब जीत के आए उसमें से, उसका अगर एवरेज निकालें तो। और जो 87 दलित विधायक थे उसमें से लगभग 20 से 22 दलितों को मंत्री बनाया। अब इसको देखिए 2007 के बाद जब सरकार गई 12 में आया, अखिलेश यादव जब आए तो 224 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 224 सीटों मतलब नंबर ऑफ विधायक के ही, एमएलएस के ही सापेक्ष जो है आप अपनी कैबिनेट बना सकते हैं। तो 61 मंत्री थे इनके कैबिनेट में अखिलेश यादव की, और उसमें 28 से 30 जो मंत्री थे वो दलित थे। मतलब आप देखिए जो माफ कीजिएगा जो विधायक 87 बसपा की सरकार में थे वो घट करके आधे से भी कम रह गए समाजवादी पार्टी की सरकार में। और ये वही समाजवादी पार्टी है जो दलित दलित दलित, संविधान 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 बाबा साहब का गाना गाती है। अब आप देख लीजिए, और दलित मंत्री 9 मंत्री बनाए थे, 9 से 11 के बीच में मेरे ख्याल से बने थे। और वहीं मुसलमान देखिए, मुसलमान 22 मंत्री मुसलमानों को बनाया था। तो ये एक मतलब एक कंपैरेटिव अध्ययन किया जो मैंने आपको बताया। अब मैं अलग अलग सरकार में, बहन जी की सरकार में मुसलमानों का कैसा प्रतिनिधित्व था वो बताता हूं। सबसे पहले 1995 में 3 जून 1995 को बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी और यह सरकार लगभग 4 महीने चली। 18 अक्टूबर 1995 को वो सरकार गिर गई थी।
और ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बहन जी ने सरकार बनाई थी। तो जो 1995 में बसपा ने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया उसकी बात करते हैं। लगभग 38 से 40 मुसलमानों को टिकट दिया था बहन जी ने। कैसे प्रतिनिधित्व बढ़ा रही हैं वो देखिएगा बढ़ते क्रम में। 95 में 38 से 40 मुसलमानों को बसपा ने टिकट दिया, जिसमें से 11 से 12 विधायक जीत गए। इनमें से 3 विधायक ऐसे थे जिनको मंत्री बनाया गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, इसमें याकूब कुरैशी थे, हाजी याकूब थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुत ताकतवर मंत्री थे। बसपा ने 1995 में 67 सीटें जीती थी और यह सरकार जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के समर्थन पर यह सरकार बनी थी, माफ कीजिएगा। अब चूंकि भाजपा गठबंधन में थी इसलिए मुसलमानों मंत्रिमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, उसके बावजूद 3 मंत्री वहां पर रखे गए, तो 67 टोटल विधायक ही थे और मुख्यमंत्री पद भी बसपा का था। अब आप देखिए दूसरी बार सरकार का, दूसरी बार बहन जी की सरकार जब बनी वो 21 मार्च 1997 को बनी। ये सरकार भी लगभग 6 महीने ही चली और ये सरकार जो चली ये मतलब आप ये समझिए कि बीजेपी के साथ ये भी गठबंधन था, 6 महीने की बात थी, लेकिन गठबंधन टूट गया। 1997 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 50 से 55 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। जो 93 में 38 से 40 बसपा के मुसलमान कैंडिडेट थे वो बढ़ करके 50 से 55 हो गए 1997 में, जिसमें से लगभग 14 से 16 मुस्लिम विधायक जीते। यानी कि जो 11 से 12 विधायक जीते थे 1993 में, वो 1995 में बढ़ करके 14 से 16 हो गए, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा। और जो 3 विधायक मंत्री थे 1993 में, उनकी संख्या 1995 में बढ़ करके 4 से 5 हो गई। इसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, याकूब कुरैशी, अनीश अहमद खान, शमीशुल हक ये मंत्री थे, ताकतवर। मतलब आप देखिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बहुत बड़ा कद था बसपा में। फिर आइए तीसरी बार जो बसपा ने सरकार बनाई, 3 मई 2002 को बसपा ने सरकार बनाई और 29 अगस्त 2003 को यह सरकार गिर गई। लगभग 1 साल 4 महीने ये सरकार चली और इस सरकार में भी बहन जी ने बीजेपी के समर्थन से बनाई थी ये सरकार और इसमें भी मुसलमानों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व बहन कुमारी मायावती जी ने दिया था। फिर आइए आप 2007 पूर्ण बहुमत की सरकार, 206 सीटें बसपा जीती और 2007 में बसपा ने 61 मुसलमानों को टिकट दिया था। 1995 में 50-51 सीधे 10 विधायकों का बढ़ा दिया टिकट, 61 विधायकों को टिकट दिया गया, जिसमें से 19 विधायक जीत करके विधानसभा पहुंचे थे और इनमें से 8 से 10 विधायकों को मंत्री बनाया गया था। बड़े ताकतवर मंत्री थे। टोटल जो बसपा की सरकार में जो कैबिनेट थे वो 51 मंत्रियों की थी, उसमें से 10 मंत्री मुसलमान थे। तो आप ये समझिए कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व है वो कितना जबरदस्त तरीके का है। वो इसी तरीके से 2022 में देखिए बसपा चुनाव नहीं जीती, लेकिन 2007 में जो बसपा चुनाव हारी मतलब जीते हुए चुनाव में बसपा ने 61 मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन 2022 में हारने के बावजूद, मतलब हार गई थी बसपा, लेकिन उसने मुसलमानों पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। बसपा ने यहां पर 88 मुसलमानों को टिकट दिया उसने 2022 में, पिछले विधानसभा चुनाव में। और यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से मुसलमानों के इर्द गिर्द है। बहुजन समाज पार्टी लगातार मुसलमानों की बात कर रही हैं। अब ये देखना होगा, और मैंने आपको समाजवादी पार्टी का कंपैरेटिव अध्ययन करके बताया। अब ये देखना होगा कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की ये रणनीति समाजवादी पार्टी को कितना पीछे ले जाती है या बहुजन समाज पार्टी का कितना असर जो है वो कर पाती है। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो, इस वीडियो में किया गया एनालिसिस, हमारा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।